Hello, welcome to my channel. Again, I am Saurabh sir. This is Commerce Academy. तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने आपको अकाउंटेंसी के बारे में समझाए थे कि अकाउंटेंसी क्या होता है, उसका बेसिस क्या होता है और कितने ब्रांचेस होता है। आज इस वीडियो का सेकंड पार्ट हम लोग आपके पास लाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हमारे से आप हम लोग के साथ आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो के पीछे हम लोगों का नंबर भी दिया हुआ रहेगा और मेरा स्टडी मटेरियल भी इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच किया रहेगा। और अगर आपको फिर भी हम लोग से कांटेक्ट करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो बैक टू द वीडियो। आज हम लोग सीखेंगे कुछ टर्म्स, अकाउंटेंसी का टर्म्स, यानी कि कुछ ऐसा वर्ड जिसे हम लोग केवल अकाउंटेंसी के करने के टाइम पे ही यूज करते हैं। जैसे आज आप क्रिकेट मैच देखने जाते हो तो क्रिकेट मैच में आप लोग क्या सुनते हो, कुछ कुछ आवाज, कुछ कुछ वर्ड ऐसे सुनते हो कि वो क्रिकेट मैच के लिए ही बना हुआ है। जैसे कैच आउट, रन आउट, एलबीडब्ल्यू, बोल्ड, हिट विकेट, सेंचुरी, हाफ सेंचुरी। तो ये सब आप सुनते हो क्रिकेट ग्राउंड में या क्रिकेट मैच देखने के टाइम। आम लाइफ में हम लोग इस तरह का वर्ड को इस्तेमाल नहीं करते कि हमको भूख लगा है कि हमको कैच आउट दीजिए, हमको प्यास लगा है हमको रन आउट पिलाइए, नहीं ना। तो कुछ कुछ चीज होता है ऐसा कि आपको उसी टर्म्स में इसको यूज करना है। तो अकाउंटेंसी करने के टाइम में आपके पास कुछ कुछ टर्म्स आएगा जो टर्म्स आपको यूज करना पड़ेगा केवल और केवल अकाउंटेंसी करने के टाइम। जो टर्म्स हम लिखाएंगे यूजुअली वो टर्म्स एक दूसरे का ऑपोजिट्स हो। जैसे पहला टर्म्स है बेटा कैपिटल, उसका दूसरा उसका ऑपोजिट हो जाएगा ड्राइंग्स। क्या होता है कैपिटल और क्या होता है ड्राइंग्स? मैं बताना चाहता हूं आपको कि कैपिटल का मतलब ये होता है कि जब बिजनेस पर्सन बिजनेस को कोई भी चीज देता है उसे हम कहते हैं कैपिटल। देखो, एक तो बात है कि जो आप अकाउंटेंसी करोगे वो आप बिजनेस का करोगे, आपको बिजनेस पर्सन से कोई मतलब नहीं। एक कॉन्सेप्ट आता है अकाउंटेंसी में जिसका नाम है एंटिटी कॉन्सेप्ट्स। उस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्लियरली कहा जाता है कि बिजनेस एंड द बिजनेस पर्सन बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज। जैसे आज फ्लिपकार्ट से हम लोग कुछ सामान को मंगवाते हैं। जैसे मान लो कि मिस्टर रवि ने फ्लिपकार्ट से एक तो मोबाइल मंगवाया, तो मोबाइल के साथ साथ उसके पास फ्लिपकार्ट का बिल आ जाएगा, ऊपर लिखा रहेगा फ्लिपकार्ट और लिखा रहेगा मिस्टर रवि और मोबाइल लिखा रहेगा 10,000 का या 15,000 जो भी। तो मिस्टर रवि के नाम से बिल आ रहा है क्योंकि रवि एक पर्सन है जो उस मोबाइल को परचेस कर रहा है, लेकिन उसको बेच कौन रहा है? फ्लिपकार्ट। कैसा दिखता है फ्लिपकार्ट? मिस्टर रवि जैसा दिखता है, इंसान जैसा दिखता है, हाथ है, पैर है, सर है? नहीं। फ्लिपकार्ट का कस्टमर केयर में आप कॉल करके पूछो कि फ्लिपकार्ट जी का कोई फोटो है तो भेजिए हम लोगों के पास, तो बोलो क्या बोलेगा? सर क्यों मजाक करने के लिए फोन कर रहे हैं, टाइम क्यों पास कर रहे हैं, जोक है, काम है, वही बताइए। क्योंकि वो लोग खुद भी जानता है कि फ्लिपकार्ट नाम का कोई इंसान है ही नहीं। जब इंसान है भी नहीं लेकिन रिएक्ट वो इंसान जैसा ही कर रहा है, वो अपने नाम से माल को बेच रहा है। अगर डब्बा खोल के मोबाइल के बदले में आपको कोई पत्थर का टुकड़ा मिलता है तो मिस्टर रवि फ्लिपकार्ट के ऊपर केस कर सकता है, और अगर केस करेगा तो उस फ्लिपकार्ट को अपीयर भी करना पड़ेगा कोर्ट में। लेकिन फ्लिपकार्ट कैसे अपीयर करेगा? वो तो नॉन लिविंग थिंग है, वो इंसान नहीं है, उसका रिप्रेजेंटेटिव आएगा इन बिहाफ ऑफ फ्लिपकार्ट। तो मतलब इस एग्जाम्पल से आप क्या समझे? इस एग्जाम्पल से हम लोग यही समझते हैं कि फ्लिपकार्ट भले ही कोई इंसान नहीं हो लेकिन रिएक्ट वो इंसान जैसे ही करता है। वो अपने नाम से माल परचेस कर सकता है, अपने नाम से माल बेच सकता है, सब कुछ वो कर सकता है जो एक इंसान कर सकता है। मतलब हमने उसको एक एंटिटी दिया है कि हाँ, आपका मार्केट में एक एंटिटी है, आपका पहचान है।
हम जब किसी बिजनेस में, किसी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट ज्वाइन करेंगे तो हम लोग केवल उस बिजनेस का ही अकाउंट्स करेंगे। हमें कोई मतलब नहीं है कि उस एंटिटी का ओनर कौन है, शाहरुख खान है कि ऋतिक रोशन है कि सचिन तेंदुलकर है, हमें कोई मतलब नहीं। हमें बस बिजनेस का ही अकाउंट्स करना है। तो बिजनेस के अकॉर्डिंगली, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उसका ओनर है वो थर्ड पर्सन है, क्योंकि बिजनेस और बिजनेस पर्सन दो अलग अलग एंटिटी होता है। तो जब भी बिजनेस को, मान लो कि ये बिजनेस है और ये बिजनेस पर्सन है, तो जब भी बिजनेस पर्सन बिजनेस को कुछ देता है तो बिजनेस के लिए वो कैपिटल कंसीडर होता है। कुछ भी, जरूरी नहीं कि हमेशा वो कैश ही दे, अपनी गुड्स भी दे सकता है। जैसे आज मान लो कि मेरे घर में एक टेबल पड़ा हुआ है और मैंने उसको अपने दुकान में रख दिया कि उसको दुकान के काम में लगाए, कैपिटल है। घर का फैन खोल के दुकान में लगा दिया, कैपिटल है। घर का कैश दुकान में लगा दिया, कैपिटल है। जो भी देंगे वो कैपिटल है। और बिजनेस से अगर बिजनेस पर्सन कुछ उठा लेता है घर के लिए तो वो ड्राइंग्स, मतलब जब बिजनेस पर्सन बिजनेस को देता है तो बिजनेस के लिए वो रिसीव्ड हो जाता है, यानी कि लेना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। और जब बिजनेस पर्सन को अपने पर्सनल काम के लिए कुछ देता है तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो ये हो गया आपका कैपिटल एंड ड्राइंग्स, ठीक है। नेक्स्ट टर्म्स है लायबिलिटीज एंड एसेट्स। लायबिलिटीज और एसेट्स दो अलग अलग पहलू है, दो अलग अलग डायरेक्शन का है। लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, सीधा सा लॉजिक है। लायबिलिटी का मतलब है हर वो चीज जो आपको देना है, आपके ऊपर एक दाय है कि आपको एक टास्क पूरा करना है, वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाता है। तो लायबिलिटी नॉट ओनली कि आपको कैश ही पेमेंट करना है, आपको सर्विस देना पड़ सकता है, आपको कैश देना पड़ सकता है, कोई भी चीज जो आपको देना पड़ेगा तो आपके लिए लायबिलिटीज है। छोटा सा एग्जांपल देते हैं, एकदम इजी एग्जांपल। मान लो मेरे केक का दुकान है, तो मेरे पास आए कि सर एक तो केक का ऑर्डर देना है, बर्थडे कब है, 15 दिन के बाद। चलिए ठीक है, क्या दाम है केक का, 2000 रुपीज। आपने क्या किया, 500 रुपीज एडवांस करके चला गया। आपने कहा कि हम 15 दिन के बाद आएंगे और पूरा केक लेके जाएंगे। तो ये 500 रुपये आपने दे के गया ना, जब तक हम आपको केक को डिलीवरी नहीं कर देते हैं तब तक वो 500 रुपया मेरे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज बन के रहेगा कि भाई उसने पैसा दे दिया हमको, अब उसे मुझे ये सर्विस देना है, इसको मुझे ये प्रोडक्ट देना है। ये हमने आपसे कुछ माल खरीदा, मैंने आपको कहा कि 1 महीने के बाद आपको पैसा देंगे। 1 महीने तक जब तक वो पैसा हम पेमेंट नहीं करते, 1 महीने तक वही अमाउंट मेरे ऊपर एक लायबिलिटी है, बोझ है। जब तक पेमेंट नहीं होता है तब तक वो मेरे ऊपर बोझ है। तो लायबिलिटी का मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई भी एक देना है जो आपको उसको क्लियर करना है फ्यूचर में, चाहे इन फॉर्म ऑफ कैश हो, चाहे इन फॉर्म ऑफ गुड्स हो, चाहे इन फॉर्म ऑफ सर्विस हो, व्हाटएवर। और एसेट होता है ठीक इसका ऑपोजिट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है, हर वो चीज जो हम परचेस करते हैं यूज करने के लिए, ना कि बेचने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपका मान लो कोल्ड ड्रिंक्स का दुकान है, तो कोल्ड ड्रिंक्स आपका प्रोडक्ट है, उसे आप बेचोगे, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा रखने के लिए एक फ्रिज खरीदोगे जो आपके लिए एसेट्स है। उस फ्रिज को आप नहीं बेचोगे कभी भी, उसके अंदर का प्रोडक्ट को आप बेचोगे। तो हर वो चीज जो हम लोग परचेस करते हैं फ्यूचर में यूज करने के लिए, लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए, या हर वो चीज जो हमें फ्यूचर में कोई बेनिफिट देगा या हमें फ्यूचर में उससे कुछ मिलेगा, वो आपके लिए एसेट्स है। तो एसेट केवल आप एक तरह से मत सोचो कि हमने कोई मशीनरी खरीद लिया तो वो मेरे लिए एसेट्स हो गया, मैंने कोई फर्नीचर खरीद लिया वो मेरे लिए एसेट्स हो गया। एसेट हर वो चीज है जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। जैसे ये केक वाला एग्जांपल दिया अभी थोड़ी देर पहले, ये 500 रुपया जो तुमने मुझे पेमेंट कर दिया, तो अगले 15 दिन तक वो मेरे लिए लायबिलिटीज है, क्योंकि मुझे उसका सर्विस देना है आपको।
लेकिन वही 15 दिन आपके लिए वही पैसा एक एसेट बन गया, क्योंकि आपको फ्यूचर में सर्विस लेना है। हम लोग रिचार्ज करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, 300 रुपया का तो प्लान रिचार्ज कर दिया, अगले 1 महीने के लिए या 28 दिन के लिए व्हाटएवर, कंपनी वाला मुझे डेटा, कॉल्स, एसएमएस ये सब देने के लिए मजबूर है। तो हमने रिचार्ज कर दिया तो हमारे लिए वो एसेट बन गया, और अगले 1 महीने तक या 28 दिन तक व्हाटएवर जो भी प्लान है, कंपनी मुझे उसका प्रोडक्ट को सप्लाई करता है। ठीक है। नेक्स्ट है रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स। आप कुछ भी रिसीव करते हो तो आपके लिए वो रिसीप्ट्स होगा, आप कुछ भी स्पेंड करते हो वो आपके लिए एक्सपेंडिचर होगा। अकाउंटेंसी में टोटल रिसीप्ट्स को क्लासिफाई किया गया है 2 अलग अलग हेड में, एक कैपिटल रिसीप्ट्स और एक रेवेन्यू रिसीप्ट्स। सिमिलरली एक्सपेंडिचर भी 2 हेड्स में क्लासिफाई किया गया है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है बेटा कैपिटल रिसीप्ट्स और रेवेन्यू रिसीप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? पहले एक्सपेंडिचर समझाते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो आप पेमेंट कर रहे हो, जो आप पेमेंट कर रहे हो। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर से, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, आपने जो भी खर्चा किया उसे आप एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन वो 2 तरीके का नेचर का होता है, या तो आप कैपिटल नेचर का करोगे या तो रेवेन्यू नेचर का करोगे। मतलब क्या होता है, कैपिटल नेचर का मतलब होता है हर वो एक्सपेंडिचर जो आप करते हो लेकिन बार बार नहीं करोगे, एक बार करोगे जिसका यूटिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म यूज करोगे, मतलब जो आपको बिजनेस को ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा, जो आपको अर्निंग डायरेक्टली नहीं दिलाएगा लेकिन अर्निंग देने के लिए मदद करेगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो आपका बिजनेस एक्सपेंसेस है, जो आपको हर रोज करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस में, जिससे आपका अर्निंग होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे देखो कुछ लिस्ट लिखी है प्रोडक्ट में, जिससे मान लो कि मेरा एक दुकान है, खाने पीने का दुकान है, जिसमें चिप्स, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब बिक्री होता है। तो हम कुछ प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, जैसे कुछ चिप्स का पैकेट खरीदेंगे, कुछ पिज्जा खरीदेंगे, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स खरीदेंगे, ये सब बेचने के लिए खरीदेंगे, और ये रेगुलर बेसिस पे खरीदेंगे कि एक दिन मैंने खरीद लिया, बिक्री हो गया, बस मैं पूरा साल जो है अपनी दुकान को बंद करके बैठा गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये हर रोज मुझे इसका परचेसिंग करना है, जैसे जैसे वो खत्म होता जाएगा मुझे दोबारा से परचेसिंग करना है। मतलब ये रेगुलर बेसिस का हो गया, बिजनेस चलाने के लिए जरूरी है। उसके बाद कुछ रेगुलर एक्सपेंसेस है, जैसे मेरा अपने स्टाफ को सैलरी देना, रेंट देना, एडवर्टाइजमेंट पेमेंट करना, कैरेज वगैरह देना, ये सब जो है, इस सारा का सारा आइटम्स जो है ये रेगुलर बेसिस में होता है बिजनेस को चलाने के लिए। अगर मुझे अर्न करना है तो बिजनेस रन करना है, बिजनेस के लिए मुझे ये खर्चा रेगुलर बेसिस में करना है। लेकिन देखो, अगर मुझे दुकान का कुछ डेकोरेशन वगैरह करना है, अच्छा से करना है, जैसे तो कोई कस्टमर बाहर से आता है खाने के लिए, उसको डेफिनेटली आप गर्मी में तो बिठाओगे नहीं, उसके लिए आपको एक एसी परचेस करना है, कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल को ठंडा रखने के लिए आपको फ्रिज खरीदना है, पिज्जा को गर्म करने के लिए आपको माइक्रोवेव खरीदना है, बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए, खाने बने बैठने के लिए, दुकान में सजाने के लिए आपको शोकेस चाहिए, ये सब जो है फर्नीचर हो जाता है। लेकिन आप इसको एक बार परचेस करोगे, लेकिन बार बार परचेस नहीं करोगे रेगुलर बेसिस में। पिज्जा खत्म हो जाएगा तो पिज्जा मंगवाओगे, कोल्ड ड्रिंक्स खत्म हो जाएगा तो कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाओगे, लेकिन एसी कभी खत्म नहीं होगा या फ्रिज कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। तो ये हो गया आपका कैपिटल नेचर का। तो ये जो खर्चा हमने किया है, जो भी एक्सपेंडिचर हमने किया है, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू नेचर का। और ये जो है मैं वन टाइम किया, इसका यूटिलिटी मैं फ्यूचर में लेता रहूंगा, जिसको हम कहेंगे कैपिटल नेचर। सिमिलरली रिसिप्ट्स में भी इस तरीके का कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट ही होता है। जैसे मान लो कि रेवेन्यू रिसिप्ट तो भाई समझ चुके होंगे कि बिजनेस के रेगुलर जो अर्निंग होता है उसे हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। जैसे आज मेरा किस चीज का दुकान है, मेरा खाने पीने का दुकान है, फूड प्रोडक्ट का दुकान है, जिसमें हम चिप्स बेचते हैं, पिज्जा बेचते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं। तो कस्टमर आता है कि हमको चिप्स का पैकेट दीजिए, कस्टमर आता है तो हमको पिज्जा दीजिए, कस्टमर आता है हमको कोल्ड ड्रिंक दीजिए, हम उसको रेगुलर डील कर रहे हैं, जो मुझे रेगुलर अर्निंग दे रहा है, तो मेरे लिए क्या रिसीप्ट हो रहा है, रेवेन्यू रिसीप्ट हो रहा है। लेकिन कभी कभार सोचो, मान लो कि एसी मैंने अपने दुकान के लिए एक टन का एसी लगाया और मेरा दुकान है करीबन 1000 स्क्वायर फीट का, तो जाहिर सा बात है 1000 स्क्वायर फीट को ठंडा करने के लिए 1 टन एसी जो है वो सफिशिएंट नहीं होता। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो इस एसी को मुझे रिप्लेस करना है। मेरा घर का एसी था, हमने लगा दिया।
ये जो भी हो हमने खरीद के लगाया व्हाटएवर, लेकिन ये चल नहीं रहा है ठीक से, हो नहीं रहा है इसका काम। तो मैंने क्या किया, उस एसी का फोटो खींचा और ओएलएक्स में डाल दिया कि हमने इस एसी को बेचना है, या फेसबुक का मार्केट प्लेस में लगा दिया। इसका दाम है 25,000 रुपीज। अगले ही दिन लोकेशन देख के कस्टमर आ गया। कोई कस्टमर आया, हमको बोलता सर पिज्जा दीजिए, लीजिए भाई पिज्जा। कोई कस्टमर आया कि हमको एसी दीजिए, बोले भाई हाँ एसी कहाँ से देंगे भाई, एसी का दुकान थोड़ी ना है। अरे आपने मार्केट प्लेस में ऐड डाले थे, आपको एसी बेचना है। अरे हाँ तो भूल ही गए, सॉरी, हाँ वो पुराना वाला एसी लेके जाइए। तो जब बंदा जा रहा है एसी लेके वो भी पैसा दे रहा है, जो बंदा पिज्जा लेके जा रहा है वो भी पैसा दे रहा है, जो बंदा कोल्ड ड्रिंक्स लेके जा रहा है वो भी पैसा दे रहा है। ऑल आर माई रिसिप्ट्स। बट उस रिसिप्ट्स में से जो एसी के अगेंस्ट में पैसा आया वो मेरे लिए कैपिटल रिसिप्ट्स है, क्योंकि एसी मेरे लिए कैपिटल एसेट था, एक्सपेंडिचर था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था। और उसी के अगेंस्ट में जो रिसिप्ट हो रहा है वो मेरे लिए कैपिटल रिसिप्ट होगा। और पिज्जा या कोल्ड ड्रिंक्स या चिप्स पेज को जो रिसिप्ट हो रहा है वो मेरे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है। सिंपल टर्म्स में बिजनेस करने के लिए हमें जो रेगुलर खर्चा करना है वो हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसी से जो कमाई करना है वो मेरे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और बिजनेस को हेल्प करने के लिए, ग्रो करने के लिए हम लॉन्ग ड्यूरेशन वाला कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, और उसी इन्वेस्टमेंट से होकर कुछ रिसिप्ट्स होता है तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स हो गए। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे सिंपल लॉजिक में ये जो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होता है ना, इसको हम लोग प्यार से कहते हैं एक्सपेंसेस। इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंसेस। और जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स होता है उसको हम लोग कहते हैं इनकम्स। तो बिजनेस का ये दो ही काम है, ये एक्सपेंसेस करना है रोज रोज और अर्निंग करना है रोज, इनकम करना है। बस ये दो काम के लिए तो बिजनेस आया है मार्केट में, उसको खर्चा करना है यानी कि एक्सपेंसेस करना है और इनकम करना है। और जब आपका इनकम आपका एक्सपेंसेस से हायर हो जाता है तो आपका प्रॉफिट होता है, और उल्टा जब आपका एक्सपेंसेस आपके इनकम से हायर हो जाता है तो आपको लॉस सफर करना पड़ता है। तो नेचुरली बिजनेस का केवल दो ही काम होता है, या हम एक्सपेंसेस करेंगे और इनकम करेंगे, एक्सपेंस करेंगे और इनकम करेंगे, और कभी कभार हम उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करेंगे और कैपिटल रिसीव करेंगे, लेकिन वो बिजनेस के लिए नहीं होगा, बिजनेस को हेल्प करने के लिए होगा। बिजनेस का मेन काम है एक्सपेंसेस करना और इनकम करना, एक्सपेंस करना और इनकम करना। अगर इनकम ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट, इनकम कम हुआ तो लॉस। नेक्स्ट टर्म परचेस एंड सेल्स। देखो परचेस का मतलब क्या होता है, खरीदना। हम लोग आम अपने जिंदगी में, आम लाइफ में हर चीज को खरीदने को परचेस बोलते हैं। आई एम गोइंग टू परचेस अ टीवी, आई एम गोइंग टू परचेस वॉशिंग मशीन, आई एम गोइंग टू परचेस सम न्यूज़पेपर, आई एम गोइंग टू परचेस सम फ्रूट्स। हर चीज को खरीदने को परचेस बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश हमको यही सिखाता है। लेकिन अकाउंटेंसी हमको क्या सिखाता है मालूम है? अकाउंटेंसी हमको यही सिखाता है कि परचेस आप उसी को करोगे जिसको आप बेचोगे, यानी कि सिंपल लॉजिक में आपका प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप बेचने के लिए खरीदोगे वही आपके लिए परचेस हो गया। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे दुकान है तो चिप्स का, कोल्ड ड्रिंक्स का, पिज्जा का। तो चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा जिसे हम बेचेंगे उसी को हम पहले परचेस करेंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे। तो हर वो चीज जिसे हमको बेचना है पहले उसको हमें प्रोक्योरमेंट करना है, या तो परचेस करेंगे या तो बनाएंगे, व्हाटएवर जो भी करना है। तो परचेस किसको कहा जाता है? जिसको बेचने के लिए आप खरीदोगे उसी को हम कहेंगे परचेस, यानी कि आपके प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बिना अगर कुछ भी परचेस करते हो तो सर उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्ट खरीदने को परचेस बोला जाता है। तो और प्रोडक्ट बिना कोई दूसरा चीज को खरीदते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको रिस्पेक्टिव हेड्स दिया जाता है। जैसे अभी मैंने क्या कहा था कि मेरा दुकान है चिप्स का, कोल्ड ड्रिंक्स का, पिज्जा का। तो चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा ये मेरे लिए मेन प्रोडक्ट होता है, उसको परचेस करने को हम परचेस बोलेंगे। लेकिन चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा पिलाने के लिए हम फ्रिज खरीदेंगे, उसको परचेस नहीं बोलेंगे, उसको एसेट बोलेंगे, उसका नाम देंगे फ्रीज। पिज्जा को गर्म खिलाने के लिए हम माइक्रोवेव खरीदेंगे, उसको परचेस नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे माइक्रोवेव या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो सिर्फ प्रोडक्ट को ही एक्वायर करने को परचेस बोलेंगे। अदर देन प्रोडक्ट बहुत कुछ खरीद सकते हैं, नॉट ओनली एसेट।
आज लिखने के लिए हम एक तो पेन भी खरीद सकते हैं, राइटिंग पैड खरीद सकते हैं, घर साफ करने के लिए, दुकान को साफ करने के लिए हम कॉलिंग भी खरीद सकते हैं, फ्लोर क्लीनर भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो सब आ जाएगा स्टेशनरीज में। सिर्फ गुड्स परचेस को ही हम परचेस बोलते हैं, और जब उसी गुड्स को हम बेचते हैं तब उसको सेल्स बोलते हैं। तो परचेस और सेल्स का मतलब हुआ सिर्फ आपका गुड्स जो खरीदने के लिए परचेस होता है, खरीदने में परचेस होता है, और जब उसको बेचते हो तब वो सेल्स होता है। नेक्स्ट टर्म है डेटर्स क्रेडिटर्स। क्या होता है डेटर्स, क्या होता है क्रेडिटर्स? द लिस्ट ऑफ द पर्संस टू whom we are selling our product on credit are called debtors। जब हम लोग बिजनेस करेंगे तो हम लोगों के पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा ही होगा, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में क्रेडिट ट्रांजैक्शन एक कॉमन चीज है। तो हम एक आदमी को तो बेचेंगे नहीं, मेरे पास 100 तो क्लाइंट होगा, 1000 तो क्लाइंट होगा, लाखों क्लाइंट होगा, और सब लोग मेरे से क्रेडिट में माल परचेस करेंगे और सबसे मुझे पैसा लेना है। तो नेचर में तो वो एसेट हो गया, क्योंकि मैंने अभी भी कहा था हर वो चीज जो आपको फ्यूचर में किसी से कुछ रिसीव होने वाला है तो वो आपके लिए एसेट हो जाता है नेचर में। तो मैंने कहा था कि डेटर्स क्या होता है, वही ग्रुप ऑफ द पर्संस जिससे हम लोग माल क्रेडिट में सेल करते हैं। आज ए से लेके जेड तक मान लो जितना भी पर्संस है, सबको एक ग्रुप में हम डाल दिए और उस ग्रुप का नाम दे दिया डेटर्स। मतलब डेटर्स हो गया हर वो आदमी जिससे हमें पैसा लेना है, किस लिए? क्योंकि हमने उसको माल बेचे। और क्रेडिटर्स है उसका उल्टा, द ग्रुप ऑफ द पर्सन टू whom from whom we purchase our goods on credit। मतलब हर वो इंसान जिससे हम अपना गुड्स को परचेस कर रहे हैं, जिससे हमें पैसा देना है, तो वो नेचर में मेरे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी, क्योंकि एसेट का ऑपोजिट क्या होता है? लायबिलिटीज। तो वो मेरे लिए लायबिलिटीज है क्योंकि उसको हमें पैसा देना है फ्यूचर में, और उस ग्रुप का नाम क्या हो गया? क्रेडिटर्स। ठीक है, तो डेटर्स जिससे पैसा लेना है, क्रेडिटर्स हमें जिससे पैसा देना है। क्यों? क्योंकि उससे हमने या तो परचेस किए थे या उससे कुछ सर्विस लिए थे, जो भी हो हमको उसको पैसा पेमेंट करना है। नेक्स्ट टर्म है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तुम्हें हर वक्त बिजनेस वर्ल्ड में इसके बारे में सुनता रहेगा, इसके बारे में आपको सुनाई देगा। क्या होता है ये ट्रेड डिस्काउंट, क्या होता है ये कैश डिस्काउंट? मान लेते हैं कि पैंटालून्स में एक सेल दे रहा है, ठीक है? पैंटालून्स में क्या सेल दे रहा है? मान लो यहाँ पे एक तो पैंट जो है वो 1500 का या 1100 का पैंट है, जो आपको 1000 रुपीज में मिल रहा है। 1100 रुपया का पैंट आपको 1000 रुपया, ठीक है? और उसके बगल में एक और बोर्ड लिखा हुआ है जिसमें आपके पास लिखा हुआ है buy 5 and pay 45। तो देखो दो टैग लगा हुआ है पैंटालून्स में, एक 1000 का 1100 का पैंट 1000 में मिल रहा है, दूसरा टैग में अगर 5 पैंट खरीदते हो तो आपको 3500 रुपए देना है। तो देखो दोनों ही ऑफर्स है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? ये वाला जो ऑफर है इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये अनकंडीशनल ऑफर है। हम एक पेन खरीदेंगे तो भी मुझे मिलेगा, हम 10 पेन खरीदेंगे तो भी मुझे मिलेगा, क्योंकि ये अनकंडीशनल है, इसके ऊपर कोई कंडीशन आरोप नहीं किया गया है। जो भी जाएगा उसको ये डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। ये 100 रुपीज का डिस्काउंट उसको लिए पक्का है। लेकिन ये जो ऑफर है, यहाँ पे मेरा एक एक पैंट का दाम हो जा रहा है 900 रुपीज, 4500 डिवाइड बाई 5 यानी कि 900 रुपीज पर पैंट। तो 100 रुपए का और डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन ये आपको तभी मिल सकता है जब आप 5 पैंट इकट्ठा खरीदोगे। तब आप किसी के पास पैसा है तो वो 5 के आप 50 पैंट खरीद सकता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो एक ही पैंट मुश्किल से खरीदेगा ना। तो अगर आपको ये वाला डिस्काउंट लेना है तो आपको कंडीशंस में आना है, लेकिन ये वाला डिस्काउंट के लिए आपको कोई कंडीशंस नहीं है। मैं समझाने का मतलब यही हुआ कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो ट्रेड को एक्सप्लोर करने के लिए दिया जाता है। ये हर बिजनेसमैन देता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ये ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी शो नहीं करते हैं। जैसे आज देखो फ्लिपकार्ट में जब सेल देता है मोबाइल का,
तो देखो 25,999 यानी कि 26,000 का मोबाइल क्रॉस करके लिखा हो रहता है 11,999, 12,000 रुपये मिलता है। तो तुमने मान लो कि वो मोबाइल परचेस कर लिया, करने के बाद क्या तुमको दुनिया को बताते फिर 26,000 का मोबाइल 12,000 में मिल गया, 26,000 का मोबाइल 12,000 में मिल गया? ऐसा कभी नहीं बताओगे, ढाक दो तो पिटोगे नहीं ऐसे। तो भाई कितना लिया मोबाइल? 12,000 में, सेल में लिया 12,000। ये नहीं बताओगे कि 26,000 का माल 12,000 में लिया, क्योंकि हम भी खरीदेंगे तो हमको भी 12,000 में मिलेगा। उसके लिए हमको कोई अलग क्राइटेरिया है नहीं कि हमको इस अकाउंट से लॉगिन करना है, वो ऑफर कोड को अप्लाई करना है, ऐसा कोई भी कहानी नहीं। जो भी उस सेल में से उस आइटम को पिक करेगा उसके लिए दाम 12,000 ही है, क्योंकि उसमें कंडीशन नहीं। तो ट्रेड डिस्काउंट हम लोग क्या करते हैं, कभी भी शो नहीं करते, क्योंकि वो कंडीशनल नहीं है। जब भी हम प्रोडक्ट का दाम बताते हैं डिस्काउंट को माइनस करके ही बताते हैं। कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो किया नहीं जाता है। मान लो कि हमने कोई परचेस किए 1000 रुपीज में, जिसका ट्रेड डिस्काउंट है 100 रुपया, तो हम परचेस को 900 दिखाएंगे, ना कि 1000 माइनस 100 इज इक्वल टू 900, ऐसा नहीं दिखाएंगे। हम डायरेक्टली परचेस को 900 ही शो करेंगे। इस डिस्काउंट का कोई भी हम बुक्स ऑफ एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट जो कि कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि अगर आपको कुछ ज्यादा डिस्काउंट लेना है तो आपको अर्ली पेमेंट करना है, अर्ली बिट पेमेंट करना है। मान लो आपको हम क्रेडिट दे रहे हैं 2 महीने का, हमने आपको कहा कि आप अगर 1 महीने में पेमेंट कर देते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% मिलेगा, क्योंकि उसमें कंडीशन है। तुम्हारे पास पैसा है, तुम पेमेंट कर दिया, उसके पास पैसा नहीं, वो पेमेंट नहीं किया। तो मैंने तुमको 1000 रुपया का माल बेचा और मैंने साथ में ये कहा कि इसमें मान लो 1000 नहीं, 900 में माल बेचा। 1000 का माल था, 100 रुपए का डिस्काउंट देके 900 तुमको ही बेचा, तुमको ही बेचा, तुमको ही बेचा, मतलब एक्स को ही बेचा, वाई को ही बेचा, जेड को ही बेचा। साथ में मैंने ये ऑफर दे दिया कि 1 महीने के अंदर जो पैसा पेमेंट कर देगा उसको 800 रुपए देना पड़ेगा, 100 रुपए का और डिस्काउंट देना पड़ेगा। 800 रुपए का और डिस्काउंट देंगे, उसको 100 रुपए का और डिस्काउंट दिया जाएगा। तो एक्स ने कहा कि सर हम पेमेंट कर देंगे आपको 1 महीने का, लेकिन वाई और जेड ने पेमेंट नहीं किया। वाई और जेड ने 2 महीने के बाद पेमेंट किया, तो उसको 900 रुपए देना पड़ा। लेकिन एक्स मुझे 800 रुपए पेमेंट किया, 100 रुपए का डिस्काउंट उसको मैंने दोबारा से दिए। और कब दिए? जिस दिन वो पेमेंट कर रहा है, ना कि जिस दिन हम माल को बेच रहे हैं। क्योंकि कमिटमेंट तो कर देगा कि हम दे देंगे, तो नहीं किया तो जब पेमेंट दो भाई, हमारा जब पेमेंट करो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो जिस दिन वो पेमेंट करेगा उसी दिन उसको डिस्काउंट मिलेगा, और उसी दिन उसका बुक्स ऑफ एंट्री को शो करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बुक्स में एक्स वाई जेड तीनों का ही 900 से एंट्री किया हुआ है। they are all my debtors by ₹900 each, जिसमें से एक ने मुझे 800 पेमेंट करना है, बाकी मुझे 900 पेमेंट करेगा। तो जो 800 पेमेंट करेगा वो 100 रुपए का डिस्काउंट लेगा। कब लेगा? जिस दिन वो पेमेंट करेगा, 1 महीने के बाद जब पेमेंट करो उस दिन का मैं 100 रुपए का आपको डिस्काउंट का एंट्री मार दूंगा, और उसके बाद आप मुझे 800 रुपए पेमेंट करना, आपका खाता क्लियर। तो मतलब कैश डिस्काउंट का हमें एंट्री पास करना पड़ता है, क्योंकि वो कंडीशंस के ऊपर होता है, और कंडीशन जो अवेल करता है उसी को सिर्फ मिलता है।